हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका टीचर योगेश सचवानी एंड दिस इज वन शॉट सीरीज फॉर महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 स्टूडेंट्स। इस वन शॉट सीरीज में हम लोग आपके साइंस 1 और साइंस 2 के पूरे 20 चैप्टर्स अपलोड करने वाले हैं आने वाले 1 मंथ में, जिसमें से फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जो कि साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज ग्रेविटेशन। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर, एज यू कैन सी हेरिडिटी। पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज कितना है 3/5। तो इस वन शॉट वीडियो में हम लोग कंसेप्ट्स डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं, इन डेप्थ हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस टॉपिक को डेप्थ में स्टडी करने के लिए हमको काफी लेक्चर्स लगते हैं, कम से कम 5 से 6 लेक्चर्स लगते हैं। तो हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि इस चैप्टर में से मैक्सिमम 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे लास्ट 5 इयर्स का, तो किस तरह का ट्रेंड है, तो इसमें जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1 मार्क के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन। मतलब ज्यादातर 5 मार्क के क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, पिछले 5 साल में तो नहीं आया है, ठीक है। और आने के चांसेस भी कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रिपरेशन अपनी पूरी करनी होगी। तो हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे, वैसे तो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से ही जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं वही पढ़ेंगे। और मजे की बात यह है कि एक ही टॉपिक में से रिपीटेडली हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो वो कौन सा टॉपिक है और उसको कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो सब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब जिसे आप नाम सुन रहे हो यहाँ पे हेरिडिटी, ये आपके लिए कोई नया नाम नहीं है। ऑलरेडी आप लास्ट ईयर 9th में एक चैप्टर पढ़ चुके हो, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, चैप्टर 16। दैट होल चैप्टर इज अ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो कि वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, उसका ही कंटिन्यूएशन। तो अगर आपको वो चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार जरूर वो चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अगर उसकी पीडीएफ चाहिए तो उसकी पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक की। तो एक बार वो चैप्टर जरूर पढ़ लो ताकि आपको इसमें थोड़ा सा और लिंक लगेगी, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट कुछ मैं भी बता दूंगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर आपको चैप्टर डिटेल में अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको वो 9th का चैप्टर जो बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है ना। ऐसा ही समझ लो कि जैसे वो बाहुबली 1 है तो ये बाहुबली 2 है। अब बाहुबली 1 के आखिरी में सस्पेंस है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो अगर तुमको बाहुबली 2 समझनी है जैसे कि ये चैप्टर, तो तुमको बाहुबली 1 की स्टोरी पता होनी चाहिए। तो वैसे ही वो चैप्टर भी पहले पढ़ना जरूरी है। तो आई विल सजेस्ट कि एक बार वो चैप्टर रीड कर लो, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी आते हैं इस पे। तो इसको हम लोग, इसमें जो ये जो टॉपिक है इसमें आपको हेरिडिटी जो है वो ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही छोटा सा टॉपिक है, 2 पेज में खत्म कर दिया है। इवोल्यूशन के ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे। फिर भी हेरिडिटी का जो इंपॉर्टेंट है वहां से 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस है, या फिर एक 5 मार्क का बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है रिकॉल करिए सबसे पहले, व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। सो हेरिडिटी मींस द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ जीन्स। और जो हेरिडिटी के रिगार्डिंग जो स्टडी है सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी, तो एक साइंटिस्ट आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, उनका नाम ग्रेगर जोहान मेंडल या फिर जोहान ग्रेगर मेंडल, एक्चुअली उनका नाम जोहान है, ठीक है। ग्रेगर उनके फादर का नाम है। तो जोहान ग्रेगर मेंडल, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स या फिर पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स उनको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इट वाज द इनिशियल स्टेजेस जहां पे हेरिडिटी के बारे में किसी ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो ये सब बातें यहाँ पे फिर से भी बताई गई है। अब जो पहला टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में वो है पेज नंबर 1 पे, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। उस टॉपिक में आपको क्या बताया गया है, उसमें आपको बताया गया है द हिस्ट्री, हाउ डिफरेंट साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट, इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस फील्ड हेरिडिटी, है ना। उन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इस पैराग्राफ में से जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द पेयर्स, ठीक है। तो जल्दी से इसको समझते हैं, जल्दी से जल्दी निपटा देंगे इस टॉपिक को। तो हम लोग टाइमलाइन समझते हैं कि किस तरीके से कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में क्या कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो सबसे पहले अराउंड 1886 में नाम आता है हमारे जोहान मेंडल का,
ठीक है, जोहान ग्रेगर मेंडल या फिर मेंडल जोहान मेंडल लिख लीजिए। ठीक है, ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, ये जो टाइमलाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, इसको एज इट इज याद कर लो, इसमें से आपके टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे, क्वेश्चन निकल जाएंगे यहाँ से। अब ये जोहान मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या किया इन्होंने? सो ही वाज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, पायोनियर का मतलब क्या होता है? द वन हु स्टार्टेड समथिंग टू स्टडी समथिंग, है ना। तो जो शुरुआत की थी मॉडर्न जेनेटिक्स की, जीन्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, हेरिडिटी के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं पायोनियर। तो ही इज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स या फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है, कब आए? 1901 में एक साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डी राइस। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हेरिडिटी के सब्जेक्ट में? तो इनका कंट्रीब्यूशन है भाई, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन या म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ जीन्स। ठीक है, इसको म्यूटेशनल थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, या इसको म्यूटेशनल थ्योरी बोल ले, चलो म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ सडन चेंजेस इन डीएनए। ठीक है, कभी कभी हमारे डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है। डीएनए में 4 तरह के बेस पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजनल बेसेस होते हैं, जिनको न्यूक्लियोटाइड्स, जिससे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार रिकॉल कर लेना। तो डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, जब उसमें कोई सडन चेंजेस आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन की थ्योरी थी वो ह्यूगो डी राइस ने दी थी। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट किसका कंट्रीब्यूशन है? 1902 दो साइंटिस्ट की जोड़ी यहाँ पे बताई गई है, वॉल्टर एंड सुटॉन। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो इन्होंने पेयर्ड क्रोमोसोम्स ऑब्जर्व किए थे फर्स्ट टाइम इन ग्रासहॉपर सेल्स। मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, कहाँ होते हैं ये क्रोमोसोम्स? हमारे जो ह्यूमंस में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल और उससे बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 हर सेल में, 23 पेयर्स। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किए? वॉल्टर एंड सुटॉन। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? पेयर्ड क्रोमोसोम्स इन ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर एक इंसेक्ट होता है, आपको पता है। ग्रासहॉपर सेल्स में इन्होंने पेयर्ड क्रोमोसोम्स फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट, देयर इज अ ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट। 1944 में 3 साइंटिस्ट का नाम यहाँ दिया गया है। ठीक है, क्या नाम है वो 3 साइंटिस्ट के? मैं पूरे नाम नहीं लिखूंगा, उनका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। तो वैसे पूरे नाम क्या दिए गए हैं? ऑस्वेल एवेरी, मैकलिन मैकार्थी एंड कॉलिन मैकलियोट। ठीक है, कुछ कुछ ये मैकडोनल्ड्स के जैसा जो साउंड है वैसा ही कुछ तो भी इनको नाम को पढ़ना है हमको। ठीक है, अब ये जो 3 साइंटिस्ट की डिग्री है, ट्रायो है, इनको इनके सरनेम से नाम से जाना जाता है जनरली। इसको कैसे कहा जाता है? इनको कहा जाता है एवेरी, मैकार्थी एंड मैकलियोट। याद रखना है, एवेरी, मैकार्थी एंड मैकलियोड। ये 3 साइंटिस्ट की डिग्री है, ये तीनों का सरनेम है। पूरा नाम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इस चैप्टर को जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठो। ठीक है, जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को हाईलाइट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट डाउन करनी है और कुछ मीनिंग्स वगैरह होंगे जो वहां पे आपको लिखना है टेक्स्ट बुक में। तो एक पेंसिल ले लो, एक हाइलाइटर ले लो और टेक्स्ट बुक ले लो। टेक्स्ट बुक लेके पढ़ोगे तो आपको साथ साथ में चैप्टर प्रिपेयर भी होता जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वन शॉट वीडियो में ही आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। एवेरी, मैकार्थी एंड मैकलियोड, ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट। इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इन्होंने क्या बताया? डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके थ्रू हमारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, वो मेन कौन होता है? उसके अंदर डीएनए होता है।
ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट्स में गेस करो, ठीक है, याद करो, रिकॉल करो। डीएनए का फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को गेस करना है, रिकॉल करना है। एक्सेप्ट वायरसेस, ठीक है, वायरसेस को छोड़ के बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल हैं उसमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये किसने बताया, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बताया, एवेली, मैकार्थी एंड मैक्यूलर। कब बताया, 1944, ठीक है। वायरसेस जो होते हैं उसमें आरएनए वायरसेस भी होते हैं, डीएनए वायरसेस भी होते हैं। जो अपना कोविड वायरस था, कोरोना वायरस था, है ना, वो वायरस कौन सा था, डीएनए वायरस था। डीएनए वायरस ज्यादा खतरनाक होते हैं। लास्ट इसमें एक और है 1961 है आई गेस, हाँ 1961 में यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंकोइस जैकोब। अब ये दोनों फ्रेंच जेनेटिसिस्ट, फ्रेंकोइस जैकोब एंड जैक मोनार्ड, ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट हैं फ्रेंच जेनेटिसिस्ट। जेनेटिसिस्ट मतलब जो जेनेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, है ना, जो जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको जेनेटिसिस्ट बोलते हैं। दैट साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज जेनेटिसिस्ट। तो फ्रेंकोइस जैकोब एंड जैक मोनार्ड, इन्होंने 1961 में क्या बताया, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल दिया बैक्टीरियल सेल्स में। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, या बैक्टीरिया के सेल्स में प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, थ्रू डीएनए। मतलब डीएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोटीन का सिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है, जो कि हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो कैसे होता है उसका एक मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया, ठीक है, इसमें फ्रेंकोइस जैकोब और जैक मोनार्ड। सो मॉडल, इनका कंट्रीब्यूशन लिख लो, मॉडल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, इनका ये कंट्रीब्यूशन है। तो ये पूरा टाइमलाइन है, यहाँ से मेगा पेयर टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये 3 कॉलम बन जाएंगे जिसको शफल करके हम लोग पूछ सकते हैं कि मैच द गिवन कॉलम्स प्रॉपर वे से, या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस जनरली होते हैं 1 मार्क के, डिटेल क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। चलो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट टॉपिक प्रिपेयर। अच्छा ये मैं मिटा रहा था, इसके पहले आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना था तो आप ले लेते, ठीक है, प्रीवियस रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लो जहां पे आपको क्लियर फ्रेम दिख रहा है। वैसे आपको सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में दी गई है, इसमें रीडिंग आपको ज्यादा करनी है, ठीक है, साइंस 2 में ज्यादा रीडिंग करनी है। कंसेप्चुअल कंसेप्ट मतलब आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट इसमें नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं बहुत अच्छे खासे कंसेप्ट हैं, लेकिन ज्यादातर थ्योरी पार्ट है। तो जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे ना उतना आपका स्कोर इंप्रूव होगा इसके अंदर। लर्निंग रट्टा वाला सिस्टम नहीं है, ज्यादातर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो रट्टा सिस्टम, बड़े बड़े आंसर लर्न कर लो, मगअप कर लो, वो सिस्टम वर्क नहीं करने वाला है। वो सब एजुकेशन सिस्टम में से निकल रही है चीजें बाहर। इसके बाद नेक्स्ट जो मेन टॉपिक आपको दिया हुआ है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअली जो हेडिंग दी गई है आपके बुक में पेज नंबर 1 पे, वो थोड़ी अलग दी गई है। उसमें दिखाया गया है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। एक्चुअली दीज आर द स्टेप्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो मेन टॉपिक क्या है उसमें, प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनते हैं, उन प्रोटीन्स से ही कभी एंजाइम बनते हैं, कुछ हार्मोन्स बनते हैं, है ना। तो जो भी बॉडी में एक्टिविटीज होती है, सेल के अंदर तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है, दे आर कंट्रोल्ड बाय, दे आर ट्रिगर्ड बाय द एंजाइम्स, एंड दैट एंजाइम्स आर नथिंग बट वन काइंड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो वो प्रोटीन्स बनते कैसे हैं, कई तरह के प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं। तो ये प्रोटीन कैसे बनते हैं उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में हिंदी में, और उसके बाद एक छोटा सा हम लोग एनिमेटेड वीडियो देखेंगे जिसके थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसको कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल। मतलब ये सेल का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्रोटीन बनाना, ठीक है। अब इसमें अगर इसको डिफाइन करना है, अच्छा जो प्रोटीन बनता है उसमें अमीनो एसिड्स की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं।
अब एक प्रोटीन में 100 से लेकर हजारों अमीनो एसिड की चेन होती है, तो वो अमीनो एसिड्स कौन सी सीक्वेंस में होंगे, हर प्रोटीन में अलग अलग सीक्वेंस होगी, तो कौन से सीक्वेंस में वो अमीनो एसिड होंगे उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, वो सब हमारे डीएनए के अंदर है। ठीक है, डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं जीन। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। ठीक है, और डिटेल में पढ़ो, जितना ज्यादा आप रिवाइज करके आओगे 9th का वो चैप्टर, उतना आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द सेल क्या होता है कि डीएनए के अंदर जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनने की पूरी प्रोसेस, उस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द सेल। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे 1 मार्क के लिए, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द डीएनए और द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द डीएनए इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द सेल। अब ये जो प्रोसेस होती है 3 स्टेप्स में होती है। पहली है ट्रांसक्रिप्शन, देन सेकेंड विल बी ट्रांसलेशन, एंड देन थर्ड विल बी ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये इसी सीक्वेंस में ये सारी प्रोसेस होगी। ट्रांसलेशन, तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग थोड़े से कुछ बेसिक कंसेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आरएनए क्या होता है ना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, ये 9th में पढ़ा है आपने, है ना। आरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए। इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एमआरएनए ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम द डीएनए that which kind of amino acids are to be joined for the protein synthesis, वो मैसेज लेके आता है, इंफॉर्मेशन लेके आता है, कोड लैंग्वेज। तो यहाँ पे कुछ कोड लैंग्वेज होने वाली है। ठीक है, तो क्या कोड लैंग्वेज होंगी ये भी हमको यहाँ समझना होगा। उसके बाद टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर, किस चीज का ट्रांसफर करता है भैया, अमाइनो एसिड्स का ट्रांसफर करता है। मतलब वो टीआरएनए क्या लेके आएगा, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद आरआरएनए का काम क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का, तो वो अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके एक चेन बनाने का काम करता है। तो ये आरएनए के पता हमको होना चाहिए। उसके बाद डीएनए पता होना चाहिए, डीएनए का स्ट्रक्चर, है ना। डीएनए किससे बना है, प्यूरिन, पिरिमिडिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, 4 तरह के बेस पेयर्स होते हैं। उसमें फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन, है ना। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं। चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ सेल डिटेल में समझने। वैसे अगर ये डिटेल में क्वेश्चन आया तो 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, लेकिन पूछा नहीं गया 5 साल से, तो 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से नहीं आया है। ठीक है, चलो भाई, तो डीएनए का एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। डीएनए का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है ना। उसको अगर अपन ओपन करें, जैसे कॉइल है पूरा, तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर एक पे सीक्वेंस है सपोज ए टी जी जी, ए जी जी, टी टी, सी सी, ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दूसरे स्ट्रैंड पे होता है। अगर इधर एडेनिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन, एडेनिन के सामने हमेशा सामने क्या आएगा, थाइमिन, और थाइमिन के सामने एडेनिन। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे। फिर इधर थाइमिन है तो इधर एडेनिन, इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन, एडेनिन है तो थाइमिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन। ठीक है, तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये कुछ बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी है लास्ट ईयर। तो इस तरीके से ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। अब आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और उसमें सिर्फ इतना फर्क होता है डीएनए और आरएनए में कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरासिल नाम का एक दूसरा नाइट्रोजनस बेस होता है। उसके अलावा बाकी सारा सेम होता है। ठीक है, तो सपोज मुझे आरएनए की बात करनी है, आरएनए का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज इसमें एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरासिल है,
एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, इसमें इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए। सिर्फ इतना फर्क होता है, यहाँ पे थायमिन है और यहाँ पे थायमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल। ये मेन डिफरेंस होता है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और बेसिक बातें हमको पता होनी चाहिए। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स कहाँ है, क्या है ये, तो हम लोग सेल का एक बार स्ट्रक्चर रिकॉल करेंगे। देखो भाई, ये सेल है सपोज, इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए बोल लो, डीएनए बोलो या फिर उसमें क्रोमोसोम्स बोलो। एक्चुअली क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं, जब सेल मल्टीप्लाई होता है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है उसी समय पे आपको क्रोमोसोम्स दिखते हैं। अदरवाइज वो इस तरीके से क्रोमैटिन फाइबर्स या फिर जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस के आसपास एक और सेल ऑर्गेनेल दिखता है आपको, इस तरीके से जालीदार ऐसा नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सारी चीजें मैं थोड़ा फास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, बस मैं उसको रिकॉल करवा रहा हूं, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इतना फास्ट में तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप समझ सकते हैं। जस्ट इसलिए फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मुझे जो कंसेप्ट पढ़ाने हैं इस चैप्टर के, वो उसमें बहुत टाइम ना लग जाए, ठीक है ना, वीडियो लेंथी ना हो, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूं। तो आपको अगर उतना फास्ट नहीं जम रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके पढ़ सकते हैं, स्पीड को। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है भैया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंड रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके सरफेस पे इस तरह के डॉट 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 आपको दिखते हैं। ये डॉट्स एक्चुअली क्या होते हैं, दीज आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मतलब सेल्स में जो भी प्रोटीन्स बनते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं, राइबोसोम्स में बनते हैं। मतलब फाइनल जो फिनिशिंग टच है प्रोटीन का, वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम्स में होता है, या राइबोसोम्स के ऊपर होता है। और राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए होता है दैट इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम के अंदर कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आई ये बातें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था, ये सब बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए हमको। चलिए अब चलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ, थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं जल्दी से, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है फिर वो समझाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे देखो भाई, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, सेल के अंदर हम लोग आ गए न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। और जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो डीएनए का अनकॉइलिंग हो जाता है, डीएनए खुल जाता है पूरा, है ना, उसके जो कॉइल्स हैं वो खुल जाते हैं पूरी तरीके से, तो वो कुछ इस तरह से दिखने लगता है। सर रिप्रेजेंटेशन है जस्ट समझने के लिए। अब मान लो इसके ऊपर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, ए टी टी जी सी ए सी जी टी, ठीक है, सपोज ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो होगा इसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड पे होगा, है ना। सपोज यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन होगा, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, ठीक है। इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। तो डीएनए का डीकॉइलिंग होगा, डीकॉइलिंग, ठीक है, डीएनए के जो कॉइल्स है, जो फोल्ड्स है वो खुलेंगे और जो ये बॉन्ड्स है यहाँ पे वो ब्रेक होंगे, और यहाँ पर बनेगा हमारा एमआरएनए, ठीक है। क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। मतलब डीएनए की जो सीक्वेंस होंगी न्यूक्लियोटाइड की, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे आपके ज्वाइन होंगे, और ये न्यूक्लियोटाइड्स फ्रीली प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ आके ज्वाइन होने लगेंगे और उससे बनने लगेगा हमारा एमआरएनए, ठीक है। तो बनाते हैं एमआरएनए, कैसे होता है देखो भाई। हम मान लो ये ऐसा एमआरएनए बन रहा है, यहाँ पे ऊपर वाले स्ट्रैंड को पकड़ लेते हैं, कोई भी एक स्ट्रैंड ले सकते हो आप। तो मान लो यहाँ अगर एडेनिन है तो उसके सामने क्या आएगा, यूरेसिल, थायमिन नहीं आता। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। एडेनिन के सामने, थायमिन के सामने एडेनिन, थायमिन के सामने एडेनिन, है ना, गुआनिन के सामने साइटोसिन, फिर गुआनिन, यूरेसिल,
ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के सामने एडेनिन। तो ये जो बन रहा है, ये रेड कलर में मैंने दिखाया है, ये क्या है? ये है mRNA, ठीक है। और ये प्रोसेस करने के लिए, इस प्रोसेस को करवाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल तरह का एंजाइम यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। तो ये तरह की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये प्रोसेस जो है, जिसमें डीएनए की जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के न्यूक्लियोसाइड ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं? एमआरएनए बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसको अगर एक बार शॉर्ट में समझना है ट्रांसक्रिप्शन को, तो मैं यहां लिख देता हूं। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस कहां पे हो रही है? इन द न्यूक्लियस। किसके प्रेजेंस में हो रही है भाई? आरएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में हो रही है। पॉलीमरेज, ठीक है। ये एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए from DNA in the presence of RNA polymerase in the nucleus of the cell is known as transcription, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया? mRNA बन गया। अब ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर आएगा। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे करना है? अमीनो एसिड्स कहां पे आके ज्वाइन होंगे? राइबोसोम में, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन कहां थी? डीएनए में। डीएनए की इंफॉर्मेशन जो थी वो कोड्स के फॉर्म में है, एक तरह के कोड है, कोड लैंग्वेज है न्यूक्लियोटाइड्स की, है ना। वो सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेके एमआरएनए जो है, मतलब एक तरीके से उस इंफॉर्मेशन को जेरॉक्स बना के कॉपी करके वो बाहर लेके आ रहा है न्यूक्लियस के। अब ये एमआरएनए जो है, ये आपके अटैच हो जाएगा राइबोसोम पर, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तो बनाते हैं यहाँ पे राइबोसोम। सपोज दिस इज राइबोसोम, ठीक है, ये राइबोसोम है। अब जो एमआरएनए है, ये वाला एमआरएनए, ये आके अटैच हो जाएगा राइबोसोम पे कुछ इस तरीके से कि यहां पे एक टाइम पे कितने न्यूक्लियोटाइड रहेंगे? 6, ठीक है। एमआरएनए के जो ये राइबोसोम है, जो मैंने बनाया है ब्लू कलर में, ये क्या चीज है? राइबोसोम। तो ये जो एमआरएनए है, ये आपके अटैच हो गया है राइबोसोम के ऊपर, ठीक है। ये क्या चीज है? एमआरएनए, है ना। और ये कुछ इस तरीके से अटैच होता है कि एक टाइम पे कितने न्यूक्लियोटाइड आएंगे इसमें, इस राइबोसोम के ऊपर? 6। अभी 6 का क्या लॉजिक है? तो यहाँ पे एक चीज समझो, ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है। ट्रिपलेट कोडॉन मतलब, अब ये जो इंफॉर्मेशन है डीएनए में या फिर एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस की, कि कौन सा प्रोटीन कैसे आएगा, तो ये कोड लैंग्वेज है, और इस कोड लैंग्वेज को बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट मतलब 3। तो भाई जो एमआरएनए है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, वैसे तो एक नॉर्मल सीक्वेंस ऐसे 3-3 अलग-अलग नहीं होते, कंटीन्यूअस सीक्वेंस होती है, बट जो 3 पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करती है। मतलब उस कोड के लिए, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के लिए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड वहां पे आके अटैच होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोड लैंग्वेज है ट्रिपलेट कोडॉन। और ये ट्रिपलेट कोडॉन का जो डिस्कवरी है, जो फर्स्ट टाइम जिसने बताया था इसके बारे में, तो इसके लिए क्रेडिट जाता है इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट को, दैट इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। इनके साथ 2 और साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1968 में, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1968 ही दिया हुआ है, क्योंकि मुझे ईयर नहीं याद रहता है। हाँ, 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला था 2 और साइंटिस्ट के साथ। तो इन्होंने क्या किया था? ट्रिपलेट कोडॉन डिस्कवर किए थे, खोजे थे, और बताया था कि कौन से ट्रिपलेट कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, है ना। मतलब जैसे कई तरह के अमाइनो एसिड है, ल्यूसीन है, ग्लाइसिन है, फिनिल एलानिन है ना। तो ऐसे 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स है,
और हो सकता है कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा ट्रिपलेट कोडॉन्स जो है वो कोड करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस जो हमारी यहाँ पर बन रही है वो अपन यहाँ लिख देते हैं। मान लो यहाँ पे ये UAA, ठीक है, उसके बाद क्या है UAA CGU देन GCA और उसके बाद मान लो कोई और सीक्वेंस है AGG, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस है। तो ये आगे अटैच होंगे एमआरएनए राइबोसोम के ऊपर। अब ये राइबोसोम रीड करेगा कि भैया कौन सा ट्रिपलेट कोडॉन है, मान लो CGU है तो, और इसके लिए कौन सा अमीनो एसिड होगा। अब वो अमीनो एसिड कौन लेके आएगा, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे आके अटैच होगा ट्रांसफर आरएनए। देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता तुमको, ठीक है। तो ये आ गया आपका ट्रांसफर आरएनए। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसको सिर्फ जज मत करना भैया तुम लोग, ठीक है। तो ये आ गया एक ट्रांसफर आरएनए। अब इसके ऊपर ट्रिपलेट कोडॉन है एमआरएनए के ऊपर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके ऊपर रहेगा, टीआरएनए के ऊपर। मतलब अगर इधर C है तो इधर क्या आएगा G, इधर G है तो इधर क्या आएगा C, U है तो A, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सब सिस्टमैटिक काम हो रहा है। डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में आई, एमआरएनए से इंफॉर्मेशन टीआरएनए जो है उसको पता चली, और उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड, ये जो डॉट बनाया है ये क्या है, अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल ये है ल्यूसीन, है ना, तो भाई ये ल्यूसीन अमीनो एसिड है। तो एक टीआरएनए आके यहाँ पे अटैच हो गया। अब इसके बाजू में एक और टीआरएनए आएगा, इस सीक्वेंस वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला। देखो भाई कैसे, तो ये हो गया भैया ऐसा स्ट्रक्चर। भैया या कैसा है ये, ऐसा है ये, ठीक है। तो ये एक और अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, ठीक। तो ये आपके अटैच हो गया। अब यहाँ की इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, G का कॉम्प्लीमेंट्री C का कॉम्प्लीमेंट्री G, A का कॉम्प्लीमेंट्री U, ठीक है। तो इस तरीके से आके ये अटैच हो जाएगा। अब जैसे ही टीआरएनए आके अटैच होगा, यहाँ पे रोल आता है आरआरएनए का। ये कहाँ पर होता है भैया आरआरएनए, तो ये आरआरएनए है राइबोसोम के अंदर। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होता है, वो इन अमीनो एसिड्स को आपस में ज्वाइन करवा देता है, उनको आपस में लिंक कर देता है विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड। और इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, और इस तरीके से जैसे ही ये दो अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन हो गए, यहाँ से टीआरएनए डिटैच हो जाएंगे दोनों, और जो ये राइबोसोम है वो आगे बढ़ जाएगा एमआरएनए के ऊपर, आगे की ट्रिपलेट कोडॉन को रीड करेगा, है ना। मतलब आगे के जो 6 ट्रिपलेट कोडॉन होंगे या 6 न्यूक्लियोटाइड होंगे, 2 ट्रिपलेट कोडॉन होंगे, वो एमआरएनए की रेंज, इसमें राइबोसोम की रेंज में आ जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर टीआरएनए आते जाएंगे, अमीनो एसिड ज्वाइन होते जाएंगे, और इस तरीके से इधर से चेन बनती जाएंगी, है ना, अमीनो एसिड की। फिर वो चेन फाइनली डिटैच होती है, और चेन से फिर क्या बनते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं। फाइनल उसका फिनिशिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन मतलब क्या, अब यहाँ पे एमआरएनए की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो टीआरएनए आ रहा है अमीनो एसिड लेके, और उन अमीनो एसिड्स की मदद से प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब जैसे ट्रांसलेट करते हैं ना हिंदी को इंग्लिश में, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर जो ट्रिपलेट कोडॉन की लैंग्वेज है उसको टीआरएनए ट्रांसलेट कर रहा है अमीनो एसिड की लैंग्वेज में। मतलब कौन से अमीनो एसिड लगेंगे उसकी लैंग्वेज में, एक तरीके से, है ना। अब यहाँ पे अगर ट्रिपलेट कोडॉन है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है टीआरएनए के ऊपर, उस ट्रिपलेट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंटी कोडॉन। कोडॉन का अपोजिट एंटी कोडॉन, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है उसका। तो इस तरीके से ये चेन बनती है, और धीरे धीरे करके इस तरीके से ज्वाइन होकर सारे अमीनो एसिड प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय जॉइनिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पर्टिकुलर, मींस by joining the particular amino acid in a sequence brought by the tRNA as per the sequence of nucleotide on mRNA with the help of rRNA, this is called as translation. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से एक बार डिफाइन करता हूं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन
by joining the amino acid in a particular sequence as per the sequence of nucleotides on mRNA brought by tRNA in the presence of with the help of RNA. This process is called as translation. ठीक है, सिंपल. उसके बाद ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसलोकेशन मतलब अब जैसे जैसे ये रीड होते जाएंगे सीक्वेंस, जो राइबोसोम है वो आगे खिसकते जाएगा. तो राइबोसोम जो है कंटिन्यूअसली ये मूव होते रहता है mRNA के ऊपर. सो दिस मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA टू रीड द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, मतलब मूवमेंट. ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन भी हो गया यहाँ पे 21 में, है ना. प्रोटीन फाइनली बनके रेडी हो गया. इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करोगे तो पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है. अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, वो इंग्लिश में है. इसका ही फास्ट फॉरवर्ड है, थोड़ा फास्ट में है. ठीक है, तो वो देख लीजिए एक बार और फिर वापस आते हैं इस पे. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. ठीक है, समझ में आ गया आपको पूरा किस तरीके से होता है प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे अपन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. म्यूटेशन, इसमें ही एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है. म्यूटेशन मतलब क्या होता है? 1 मार्क के लिए डेफिनेशन आ सकती है. डिफाइन म्यूटेशन या व्हाट इज म्यूटेशन, इस पे आता ही है क्वेश्चन बहुत बार. स्पेशली वो वाला तो चीज है ना, एक मैंने आपको बताया था पीछे, म्यूटेशनल थ्योरी किसने दी थी? ह्यूगो डी ब्राइस ने दी थी. उसके ऊपर एमसीक्यू आया है. आई थिंक पिछले 5 साल में 2 बार उसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है. ठीक है, तो म्यूटेशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है. ये फेवरेट टॉपिक है बोर्ड वालों का. ठीक है, तो क्या है भाई इसकी डेफिनेशन? अ सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ड्यू टू सेवरल रीजंस इन द डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन. मतलब म्यूटेशन जो डीएनए का नॉर्मल सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, उसमें कोई चेंज आ गया, गलती से कोई जीन डिलीट हो गया या उस सीक्वेंस में कुछ अदल बदल हो गई, गड़बड़ हो गई, उस चेंज को क्या कहा जाएगा? म्यूटेशन कहा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक तो पेन सिलेक्ट करने में भी कंफ्यूज होता हूं मैं, जा रहे भैया.
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये डीएनए का एक सीक्वेंस है, ए टी यू, कहां से आ गया इसमें, जी सी ए टी सी जी टी। ठीक है, सपोज ये एक सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर। अब मान लो कि ये सीक्वेंस एक पर्टिकुलर जीन का है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नॉर्मल अगर ये इस तरह से सीक्वेंस है तो बॉडी में वो प्रोटीन प्रॉपर तरीके से बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बाय चांस सपोज मैं बोलूं कि यहां से ये जो TGC इतना पार्ट है ये यहां से कट होके अलग हो जाए और इसकी जगह पे कोई और 3 दूसरे न्यूक्लियोटाइड आ जाए, तो ट्रिपलेट कोडॉन तो चेंज हो गया, उसकी जगह पे कोई और अमीनो एसिड आ जाएगा, है ना। तो उससे जो प्रोटीन बनेगा वो नॉर्मल बनेगा क्या? नहीं, प्रॉपर प्रोटीन बनेगा नहीं। और अगर प्रॉपर प्रोटीन नहीं होगा तो बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शन है वो सही तरीके से नहीं होगा। तो इस वजह से होते हैं कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन होने के रीजंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर म्यूटेशन, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ रीजंस बता रहा हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड एक डायग्राम भी दी गई है आपके बुक में, आई थिंक पेज नंबर 2 पर 1.3 डायग्राम है। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो म्यूटेशन होता क्यों है, व्हाट आर द रीजंस फॉर म्यूटेशन? तो इसके कई सारे रीजंस हैं। जनरल रीजन जिसमें जैसे समझ लो, एक एग्जांपल आपको बताते हैं, एक्सपोजर टू हार्मफुल रेडिएशन। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या फिर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से अल्फा बीटा गामा तरह के रेडिएशन निकलते हैं। वो रेडिएशन जब हमारे सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे डीएनए के अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू केमिकल्स। कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो बॉडी में जाने के बाद हो सकता है कि वो हमारे डीएनए को ट्रिगर कर दे और उसका म्यूटेशन हो जाए, है ना। और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं यूवी लाइट, हार्मफुल यूवी लाइट, सन से आने वाली यूवी लाइट को अगर हम लोग एक्सपोज हो जाते हैं, हमारे सेल्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। इससे कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये सारी बातें हैं यहाँ पर पेज नंबर 1 और 2 पे, ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। ये हो गया यहाँ पे हेरिडिटी वाला पार्ट। इस चैप्टर का हेरिडिटी वाला पार्ट यहाँ पे हो जाता है खत्म। हाँ, पूरा बजा ले वहां, इधर ही आके बजाते मेरे घर के पास, क्या करना है भाई, इसलिए तुमको वीडियो में नॉइस सुनाई देता है बहुत सारा। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, कुछ लोगों को पकड़ के मारेंगे थोड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आते हैं इवोल्यूशन वाले पार्ट पे। ठीक है, बुक में थोड़ा सा ध्यान देना, थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे व्हाट इज इवोल्यूशन। ठीक है, अब इवोल्यूशन क्या होता है, अब हमने वेरिएशन पढ़ा होगा, वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, अब वेरिएशन मतलब क्या होता है, एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। जब ये जीन्स ट्रांसफर होते हैं ना तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। हम लोग अपने पेरेंट्स से एकदम सेम तो नहीं होते ना, थोड़े बहुत तो चेंजेस आते ही हैं, है ना। जैसे आजकल की जो नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो फुल मोबाइल में एक्सपर्ट है, जो बोलो उनको सब समझ में आता है, छोटे छोटे बच्चों को। वही अगर हमारे दादाजी लोग हो गए या उनके पापा हो गए, उनको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब वो फोन को उतना अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो एक तरीके से कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। कुछ एडवांसमेंट्स बोलो या फिर कुछ एडाप्टेशंस बोलो आ जाते हैं उनके अंदर, जिनको हम बोलते हैं वेरिएशन। मतलब हल्के हल्के चेंजेस आते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। देखो, कैरेक्टर्स ट्रांसफर तो होते हैं, कुछ चीजें हम लोग सिमिलरली होते हैं, मतलब हम लोग कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं अपने पेरेंट्स के जैसी, लेकिन कई सारे डिफरेंसेस भी तो हैं, है ना। तो उन डिफरेंसेस को, उन चेंजेस को क्या कहेंगे, वेरिएशन। अब जब हजारों सालों तक ऐसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन पास ऑन होते 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 बहुत सारे वेरिएशन हो जाते हैं, तो एक बड़ा चेंज हमको दिखता है। मतलब पूरा का पूरा स्पीशीज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में, है ना। इसकी एक स्टोरी समझते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको समझते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा आपने, ज्यादातर लोगों ने, है ना। कॉमनली आजकल मिडिल क्लास लोगों में तो हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते शाम में। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कैरेक्टर है पोपटलाल। अब पोपटलाल जो है उसको क्या सबसे प्यारा है, उसका छाता, है ना। तो उसका जो छाता है वो उसको अपने को बहुत क्लोज है, तो वो अगर उसका छाता गुम हो गया या उसको कुछ हो गया तो उसको बड़ा दुख होता। ठीक है, तो उसका छाता अगर टूट गया मान लो, तो क्या करेगा वो, नया छाता लेके आएगा क्या, नहीं, उसको क्या करेगा वो रिपेयर करवाएगा।
तो मान लो सपोज अब कहानी ऐसी है कि पोपटलाल का छाता जो है 1 साल क्या हुआ, उसके जो एक बार क्या हुआ कि उसका जो मेन हैंडल है छाते का पकड़ने का वो टूट गया। तो उसने क्या किया, वो हैंडल बदलवा लिया, है नया हैंडल लगवा लिया। फिर दूसरे साल क्या हुआ कि उसके जो छाते की जो डंडियां हैं, जो तार है छोटे छोटे, उसके कुछ तार टूट गए, तो उसने वो तार चेंज करवा लिए। फिर ऐसे करते करते दूसरे साल तीसरे साल और तार टूटते गए और वो तार चेंज करवाते गया। फिर एक दिन उसका जो पूरा मेन पर्दा था, वो जो ऊपर का छतरी का पर्दा होता है ना, कपड़ा होता है, वो भी फट गया। तो उसने नया कपड़ा लगवाया, ठीक है। फिर उसका जो एक दिन क्या हुआ, 1 साल क्या हुआ कि उसकी जो मेन जो डंडी है उसके छाते की, ठीक है, तो वो टूट गई, बेंड हो गई, तो उसने वो डंडी बदलवा दी। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा छाता ही बदल चुका है। ये वो छाता है कि जो पहले था नहीं, मतलब उसमें हल्का हल्का चेंज लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए, और एक दिन पूरी तरीके से एक नया चेंज, नया आपको एक तरीके से क्या मिल गया, छाता मिल गया। तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होता है। जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ऐसे हजारों लाखों सालों तक जब छोटे छोटे वेरिएशन होते जाते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो जाता है। So this complete change in organism, one conversion of one species into another due to continuous variations through the thousands of generations is called as evolution. मतलब पूरी तरीके से बदल जाता है वो ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया कि इवोल्यूशन मतलब क्या है ना, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर ड्यू टू कंटीन्यूअस एंड ग्रेजुअल चेंजेस, कंटीन्यूअस एंड ग्रेजुअल वेरिएशंस, इट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। अब आपके बुक में इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज बताई गई हैं। अब ये थ्योरीज क्यों है, ये स्टार्ट होता है बिग बैंग से। बिग बैंग क्या हुआ था, मतलब एक तरह के यूनिवर्स में बोलो या फिर सोलर सिस्टम में बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उस धमाके से फिर सारे प्लैनेट्स बने, फिर उन प्लैनेट्स पर धीरे धीरे कुछ चेंजेस आते गए, फिर उससे सोलर सिस्टम बना, और प्लैनेट्स पर चेंजेस होते 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 केमिकल रिएक्शंस होते होते कुछ अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स वहां पर हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ही थे इनिशियली, है ना, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह ये सब एलिमेंट्स ही थे। फिर उन एलिमेंट्स के रिएक्शन से क्या बने, कंपाउंड्स बने, है ना। ये सबसे फेमस थ्योरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या थे, अर्थ पे अगर हम लोग बात करें, अर्थ तो बिग बैंग हुआ। अब बिग बैंग से फिर एक बड़ा आग का गोला निकला, जो बाद में अर्थ बनने वाला है। वो आग का गोला जैसे जैसे सन से दूर गया वो ठंडा होते गया, और वो सन के आसपास घूमते घूमते ठंडा हो गया। अब उस आग के गोले के अंदर बहुत सारे पत्थर और जो भी एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, जो भी चीजें थी, सपोज ये इमेजिनरी है ना, थ्योरी है। थ्योरी मतलब इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों साल पहले लोग कैसे प्रूफ करेंगे अपन, हम ना। तो हम लोगों को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं नेचर में, उसको जब हम लोग बैक ट्रेस करते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया हमको लगता है कि ये किस तरीके से हमारे अर्थ पे जो है लाइफ की शुरुआत हुई, किस तरीके से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ अर्थ पे, डायनासोर्स क्यों गायब हो गए, ये सारी चीजें बताई जाती हैं डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू, ठीक है। तो क्या थ्योरी है, तो भाई देखो सबसे पहले क्या है, अर्थ पे एलिमेंट्स, ठीक है। तो आग का गोला था, ठंडा हुआ, बारिश हुई, उसके बाद बारिश हुई, बहुत सारा पानी था अर्थ के ऊपर। सबसे पहले पानी बना, और पानी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स थे। लगभग मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड बाय वाटर, लैंड नहीं था या बहुत कम था। तो भाई अर्थ पे क्या था, सबसे पहले एलिमेंट्स, वो भी वाटर के अंदर। फिर उन एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिएक्शन हुई, और उससे क्या बने, सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने। फिर उन सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स बने। फिर उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से पहला सेल बना, उस फर्स्ट सेल को कहा गया है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फिर वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो एकदम सिंपल सेल था, वो सेल धीरे धीरे करके डेवलप हुआ। सिंपल सेल मतलब उसको आप बोल सकते हो कि प्रिमिटिव सेल, या फिर उसको प्रोकैरियोटिक सेल हम बोलते हैं, है ना। तो फर्स्ट सेल था, वो डेवलप होके एक तरीके से बोल दीजिए यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे करके अपने आसपास के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम किया, और क्या बन गया, यूकैरियोटिक सेल। फिर वो मल्टीप्लाई किया, और उससे बने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर वो और डेवलप हुआ,
धीरे धीरे करके अपने आसपास के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने। तो ये ओशियन में चल रही है पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थोड़े से और एडवांस हुए, उसमें फिर एक्वेटिक प्लांट्स बने होंगे कुछ, है ना, कुछ इसमें से प्लांट्स बन गए एक्वेटिक, कुछ छोटे छोटे एनिमल्स बन गए एक्वेटिक, ठीक है। फिर वो एनिमल्स जो है वो स्विम करने लगे होंगे, तैरने लगे होंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वापस से बढ़ने लगा, तो उससे पानी सूखने लगा, बारिश भी होने लगी, क्लाइमेट चेंज हुआ, है ना। और फिर वो एनिमल्स जो है वो जमीन पे आने लगे, है ना। इस तरीके से फिर वो डेवलप होते गए। तो इस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई है। तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज नो लाइफ ऑन अर्थ, ऐसा स्टेटमेंट कहा गया है। देखो ये सब थ्योरी आपको बताई गई है यहाँ पे। फर्स्ट इनिशियल जो सेल्स थे वो अमीबा के जैसे सेल्स थे, अमीबा और पैरामीशियम वगैरह ऐसे सेल्स जो थे, ये ऑर्गेनिज्म सबसे पहले डेवलप हुए। फिर उसमें से फिर कुछ यूनिसेलुलर क्लोरेला वगैरह प्लांट्स हुए, और उससे फिर हायर ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुए। और ये प्रोसेस को लाखों करोड़ों साल लगे, है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। ये थ्योरी जो है सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है। अब इसमें आपको इवोल्यूशन की डेफिनेशन आती है, ये डिटेल में आपको कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में, एक्सप्लेन इवोल्यूशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा। इवोल्यूशन की 2 डेफिनेशन आपको दी गई है पेज नंबर 3 पे, एक आपको यहाँ पे ऊपर दी गई है, ठीक है, और एक यहाँ पे नीचे दी गई है। तो दोनों डेफिनेशन पढ़ लो। पहली डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर में जिस तरह से चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस करते जाता है, छोटे छोटे वेरिएशन करते जाता है। फिर वो वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते जाते हैं, और ऐसे करते 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 हजारों जनरेशंस के बाद वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशन है। पहली वाली डेफिनेशन इजी है, अगर एग्जाम में पूछा तो वो लिख लेना। चलो भाई, ये समझ में आ गया। ये बेसिक बेसिक था, इसको थोड़ा सा मैंने फास्ट में लिया है। सिर्फ इवोल्यूशन की डेफिनेशन काम की है, बाकी ये सब बातें एग्जाम में नहीं आती, ठीक है। फिर भी पढ़ा दिए, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट टॉपिक्स ये है इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो भी टॉपिक आ रहा है इसको तो तुम ऐसे स्टार मार्क करो, जितने स्टार मार्क लगाओ तुम कम है, ठीक है। क्या टॉपिक है? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो भैया इवोल्यूशन ये प्रोसेस हो रही है और ये हुई है, इसका क्या सबूत है? साइंस सबूत मांगता है, ये सिर्फ थ्योरी पे काम नहीं करता। थ्योरी एक इनिशियल स्टेज है कि भाई ऐसा हुआ होगा, अब इसको प्रूफ करो, ठीक है। तो क्या प्रूफ है, क्या एविडेंसेस है, क्या सबूत है? एविडेंसेस मतलब सबूत। तो भैया क्या सबूत है कि ये इवोल्यूशन प्रोसेस कुछ इस तरीके से हुई है? तो कौन से एविडेंसेस हमको पढ़ना है? तो यहाँ पर 6 एविडेंसेस हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बाहर से वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है। जैसे ह्यूमंस की हम बात करते हैं, ह्यूमन कैसा दिखता, मैं कैसा दिख रहा हूँ आपको? अच्छे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, अच्छे दिख रहे हैं मतलब मेरे बॉडी फीचर्स क्या है ह्यूमंस के? नॉर्मली 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 1 नाक होती है, 2 आंख होती है ना, 1 मुंह होता है, 32 दांत होते हैं। ये बॉडी के बाहर के फीचर्स है। दिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक पिक्चर आएंगी, उस पिक्चर में आप देख सकते हो आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं। तो ऊपर के जो 3 ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि पहला है डॉग, दूसरा है शीप और तीसरा है फॉक्स। तो उनमें कोई सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? तीनों अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तीनों अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है क्या? हाँ, क्या सिमिलैरिटी? सबका जो नाक है, नॉस्ट्रिल, वो सामने की तरफ है, मुंह ऐसे बाहर है, कान जो है ऐसे ऊपर की तरफ है
है ना, आंखें जो है थोड़ा सा ऐसे नाक के साइड में है। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर स्ट्रक्चर है। बॉडी के ऊपर फर है, बाल है, बाल नहीं एक्चुअली फर है, फर टाइप ऐसे स्ट्रक्चर है। तो इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है। अब इससे क्या समझ में आता है, इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में सिमिलरिटीज है, मतलब इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, मतलब इनके जो पूर्वज होंगे हजारों लाखों साल पहले, है ना, वो एक ही होंगे, फिर वो अलग अलग रीजन्स में चले गए होंगे, मतलब वो अलग अलग तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस में चले गए होंगे, वहां का फूड उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, वहां के क्लाइमेट उन्होंने अडॉप्ट कर लिए, वहां का एनवायरनमेंट इकोसिस्टम उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और उस तरीके से उनके अंदर चेंजेस आते गए और वो इवॉल्व होके एक नए तरह के ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इनका कॉमन एंसेस्टर है, जिससे इवॉल्व होकर ये तीनों अलग अलग तरह की स्पीशीज बनी है। तो एक तरह का एविडेंस हो गया, ये सबूत हो गया, है ना, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, प्लांट्स में भी ये चीज होती है। कुछ प्लांट्स के जो आपको दिए हुए हैं पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना, तो उसमें आप देख सकते हैं कि लीव्स में कुछ सिमिलरिटीज है, उनका जो वेरिएशन है वो एक जैसा है, फ्रूट का जो शेप है लगभग एक जैसा है ना। तो इससे भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉमन एंसेस्टर है जिससे ये इवॉल्व होकर बने हैं। तो ये होता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है इस पे, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो मैं एक बार काउंट किया हूं, 9 बार है, 8 बार ये क्वेश्चन आया है, मतलब इस टॉपिक में से 8 क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 सालों में। रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं एक ही पेपर में इसी टॉपिक में से। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है, डिटेल में इसको स्टडी करना है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, पिक्चर दी रहती है, जैसे अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई, तो वो पिक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन रहता है कि भाई ये क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, इससे आप क्या प्रूव कर रहे हो, क्या समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से। अब आते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बोन्स या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर। एक होता है बाहर से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाहर से कैसे दिख रहे हैं, और एक है एनाटॉमिकल मतलब अंदर से, है ना, हमारे ऑर्गन्स कैसे है, हड्डियां कैसी है, बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, जॉइंट्स कैसे है, वो सब चीजें। तो इसको भी समझने के लिए पिक्चर दी गई है आपको, फिगर 1.5। इसमें आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की हड्डियों का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ह्यूमन हैंड है, कैट्स फोरलेग है, कैट्स फोरलेग नहीं है वो एक्चुअली बुल है, देन पेटेजियम ऑफ बैट है, देन फ्लिपर ऑफ व्हेल। तो इनमें आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या? सब में जो हड्डियां हैं वो एक हड्डी नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां ज्वाइन होके एक स्ट्रक्चर बन रहा है, प्लस वहां पे हड्डियों के अंदर ज्वाइंट्स है, मूवमेंट के लिए ज्वाइंट्स है, जैसे ये मूवमेंट करना है, ये मूवमेंट करना है, ये मूवमेंट करना है, ये मूवमेंट करना है, तो उसके लिए 2 हड्डियों के बीच में क्या है, ज्वाइंट्स। तो बोनी ज्वाइंट्स आर देयर, बोन्स में ज्वाइंट्स है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनका जो एंसेस्टर होगा वो कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर होगा, जिससे इवॉल्व होकर ये ऑर्गेनिजम्स जो है डेवलप हुए हैं, अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हुए हैं। तो एक तरीके से प्रूफ हो गया, ये इवोल्यूशन का प्रूफ है ना। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, सिंपल है। नेक्स्ट इसमें आते हैं अपन वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्या होते हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स भैया? वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब क्या होते हैं भाई? देखो, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या कई सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो किसी काम के तो नहीं है फिर भी प्रेजेंट है ना। या ऐसा बोला जा सकता है कि वो ऑर्गन्स कभी ना कभी काम के थे, कभी ना कभी हमारे प्रीवियस जनरेशंस में, हमारे एंसेस्टर्स में, हमारे पूर्वजों में वो ऑर्गन्स फंक्शनल थे, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसमें वो ऑर्गन्स काम नहीं करते, उनका कोई फंक्शन नहीं है बॉडी में, फिर भी वो प्रेजेंट है। But they have become dysfunctional, they have lost their function। तो ऐसे ऑर्गन जो प्रेजेंट तो है बॉडी में, लेकिन उनका कोई खास फंक्शन बॉडी में फिलहाल नहीं है, या पहले हुआ करता था अभी नहीं है, ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इसको समझने के लिए आपको कुछ पिक्चर दी गई है। सबसे पहले आपको पिक्चर आ रही है जो कि है अपेंडिक्स की। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके लास्ट में एक्सटेंशन होता है अपेंडिक्स। अब ये जो अपेंडिक्स होता है ये हमारी बॉडी में तो कोई काम का नहीं है, लेकिन जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स मतलब जो भैंस, बफेलोस, काउस या फिर शीप होता है, गोट होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर ये अपेंडिक्स फंक्शनल होता है, ठीक है। सो दिस
अपेंडिक्स कंसिस्ट ऑफ सम यूजफुल बैक्टीरिया। इसमें कुछ ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो पहले जमाने में इंसान क्या करता था, कच्चा खाना खाता था, है ना, जो बिना पकाए जो खाना खाते थे, रॉ फूड हम लोग खाते थे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया हमको हेल्प करते थे। लेकिन अभी तो हम खाना पका के खा रहे हैं पिछले काफी जनरेशन से, है ना, तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसकी नीड नहीं है, तो इसलिए वो अपेंडिक्स क्या हो गया है, नॉन फंक्शनल हो गया है, एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है। मतलब कभी ना कभी वो एक तरह से फंक्शनल था, अब हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं और वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डिसफंक्शनल हो रहा है, और आने वाले समय में वो अपेंडिक्स पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से गायब हो जाएगा। तो एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि प्रूव कर रहा है कि हम लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, हमारे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ ऑर्गन्स अपना फंक्शन खो रहे हैं और वो धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं, जिससे कि इवोल्यूशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, लगातार चलती रहती है प्रोसेस, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल ईयर मसल्स, तो हमारे जो कान के मसल्स होते हैं, अब कुछ लोगों, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, कुछ लोग बिना हाथ लगाए कान को इस तरीके से मूव कर सकते हैं, मसल्स को मूव कर सकते हैं, जैसे हाथी को अगर, एलिफेंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करो ना, एलिफेंट्स मूव करते हैं, इवन ह्यूमंस में भी कुछ लोग अभी भी इसको मूव कर पाते हैं। सो देयर मसल्स, दिस मसल्स आर स्टिल फंक्शनल, बट काफी सारे लोगों में, मैक्सिमम लोगों में ये ईयर के जो मसल्स है वो फंक्शन अपना लूज कर चुके हैं। तो ये कभी ना कभी फंक्शनल हुआ करते थे, मतलब जैसे कि मान लो जब हम लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे, जब जंगलों में रहा करते थे, जब हम लोग रोमांटिक लाइफ जिया करते थे, तो उस समय पर जंगलों में जब कोई दूर से हमको आवाज सुननी होती थी किसी शेर की या किसी जंगली जानवर की, तो हमारे जो कान थे वो थोड़े बड़े थे और वो इस तरीके से मूवमेंट कर सकते थे, तो कान वो जो प्रॉपर साउंड को कैच करने के लिए दूर से, तो उस तरह से वो फंक्शनल थे। लेकिन अभी हम लोग तो शहरों में रह रहे हैं, तो इसका कुछ काम ही नहीं रहा, तो इस तरीके से वो डीजेनरेट होते जाते हैं वो ऑर्गन्स, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए। उसके अलावा विजडम टीथ, जिसको अक्कल दांत बोलते हैं ना, विजडम टीथ आखिरी में हमारे मुंह में होते हैं, यहाँ पे पिक्चर आ जाएंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो विजडम टीथ है वो हमारी बॉडी में कोई काम के नहीं है, उससे कोई हम लोग खाना चबाते नहीं है। 32 दांतों के अलावा दो और नीचे के साइड पे, ऊपर साइड पे जो टीथ होते हैं एक्स्ट्रा आखिरी में, उनको विजडम टीथ बोलते हैं, तो उनका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन कभी ना कभी वो फंक्शनल थे, क्योंकि पहले जमाने में जब हम लोग, हमारे पूर्वज थे जो लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, वो रॉ मीट खाते थे, कच्चा मांस खाते थे बिना पका हुआ, तो उसको चबाने के लिए वो स्पेशल तरह के जो नुकीले दांत हुआ करते थे माउथ के अंदर, उसको तोड़ने के लिए, वो विजडम टीथ थे। तो अभी तो हम लोग कच्चा मांस नहीं खाते हैं ना, खाते भी है तो पका के खाते हैं, तो उसको, उस दांतों का तो कोई काम ही नहीं रहा, तो इसलिए वो क्या होते गए, डिसफंक्शनिंग होते गए, डिजेनरेट होते गए, है ना, तो वेस्टिजियल ऑर्गन बन गए। और एक चीज दी गई है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको पिक्चर, टेल बोन, जिसको कॉकलिक्स भी कहा जाता है। तो हम लोग पहले बंदर थे, है ना, आपने सुना होगा ये कि इंसान बंदर से ही बना हुआ है या फिर इवॉल्व होके बना है। ये बात अलग है कि कुछ लोग अभी भी बंदरों जैसी हरकतें करते हैं, तो ये भी एक तरह का इवोल्यूशन का प्रूफ ही है ना, कि आज भी इंसान बंदरों वाली हरकतें करता है, तो कहीं ना कहीं उसके पूर्वज बंदर ही थे। तो इसका एक फिजिकल प्रूफ है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, टेल बोन, मतलब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारी बैकबोन है, उसके आखिरी में एक छोटी सी हड्डी है, लास्ट नीचे जहां से हमारी पूंछ निकलती थी। तो वो पूंछ का हम लोग जब बंदर थे तो पेड़ों पे लटकने के लिए काम करते थे उसके, लेकिन जैसे ही हम लोग पेड़ों से नीचे उतर के अलग अपना इवोल्यूशन प्रोसेस की तरफ चलने लगे, मतलब कुछ और एक्टिविटीज करने लगे, पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया लटकने के लिए, तो वो पूंछ धीरे धीरे करके गायब होती गई, है ना। लेकिन उसका सबूत आज भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है कि हमारी पूंछ हुआ करती थी। तो वो एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि प्रूफ है इवोल्यूशन का कि इंसान जो है वो बंदर से ही इवॉल्व हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एविडेंस है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलियोंटोलॉजी ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। पैलियोंटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो पिक्चर दिया हुआ है आपको। फॉसिल्स मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हजारों लाखों साल पहले मर गए और वो जमीन में या सॉइल में बरी हो गए, दफन हो गए, तो उनके जो बचे कुचे अवशेष होते हैं, चाहे उनकी हड्डियां हो या फिर उनके कोई निशान, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म किसी पत्थर पे गिरेगा और उसके ऊपर मिट्टी जम जाएगी तो वो तो मर जाएगा, ऑर्गेनिज्म तो डिकम्पोज हो जाएगा, उसकी जो हड्डियां हैं वो भी कुछ साल के बाद डिकम्पोज हो जाएंगी, लेकिन उस पत्थर के अंदर उसका निशान रह जाएगा। ठीक
ठीक है, तो उस निशान से भी हम उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी रिमेनिंग पार्ट उस ऑर्गेनिज्म का, चाहे उसकी हड्डियां हो या फिर उसका कोई इंप्रेशन रहा हो, मतलब वो जो निशान है वो रहा हो, उसको बोलते हैं फॉसिल। तो फॉसिल्स की स्टडी को कहा जाता है पैलिएंटोलॉजी। ये पैलिएंटोलॉजी से भी स्टडी जब हम करते हैं कि लाखों साल पुराने ऑर्गेनिजम्स के जो हमको फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उससे भी हमको समझ में आता है कि अर्थ पे किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स कब कब रहे होंगे, है ना। अब इसके लिए भी आप अगर नेक्स्ट पेज पे आओ तो आपको एक पिक्चर दी गई है 1.8, लेकिन वो समझने के पहले आपको एक टेक्निक बताते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है, अब कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है भैया? तो कार्बन डेटिंग मेथड जो है ये एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक होती है जिसके जरिए हम किसी भी चीज की एज पता लगा सकते हैं। मतलब जो फॉसिल्स होते हैं, जो पुरानी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स मतलब जमीन में से या फिर पुराने सिविलाइजेशंस के जो मिट्टी के बर्तन बोलो, स्टैच्यूज बोलो, या फिर मेटल्स के बने हुए कुछ अलग अलग तरह के औजार बोल लो, तो ये सारी चीजों की एज क्या है, मतलब ये कितने साल पुराने हैं, कब बनाए गए, तो उनकी जो एज पता की जाती है फॉसिल्स की, उनकी हड्डियां अगर किसी ऑर्गेनिज्म की हैं तो उनकी एज पता की जाती है। उसके लिए मेथड है कार्बन डेटिंग मेथड। और ये कार्बन डेटिंग मेथड डेवलप किया था एक साइंटिस्ट ने, उनका यहाँ पे फोटो भी आएगा, ठीक है, उनका नाम है विलर्ड लिबी। ठीक है, विलर्ड लिबी ने, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इसमें एग्जैक्टली करते क्या है, ये कार्बन डेटिंग मेथड में एग्जैक्टली होता क्या है? तो देखो, कार्बन आपको पता होगा, आइसोटोप्स नाम का एक कंसेप्ट पता है। आइसोटोप्स मतलब एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जिसमें जो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटोप है ना, कार्बन 12, इसे नीचे नहीं ऊपर लिखोगे, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, तो कार्बन के ये 3 आइसोटोप्स हैं। इसमें से जो ये 2 आइसोटोप है ये है रेडियो एक्टिव, मतलब ये कुछ तो भी रिलीज करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं, है ना। अब इसमें से हमको ये तो कुछ खास काम का नहीं है कार्बन डेटिंग में, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का काम है। तो जब ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है तो क्या करता है, वो फूड कंज्यूम करता है। फूड में क्या होता है, कार्बन होता है। जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसकी बॉडी में कार्बन 12 और कार्बन 14 का एक पर्टिकुलर रेशियो मेंटेन रहता है जब तक वो जिंदा है। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो नया फूड तो कंज्यूम नहीं करेगा, मरने के बाद तो फूड कंज्यूम नहीं करेगा, मतलब और कार्बन उसकी बॉडी में एंटर नहीं करेगा। तो ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, मतलब रेडिएशन रिलीज होने की वजह से जो कार्बन 14 है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, कार्बन 12 में कन्वर्ट होने लगता है ना। और जो ये रेशियो है वो क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। और एक कार्बन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन 14 को कार्बन 12 में कन्वर्ट होने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। तो अगर हमको किसी ऑर्गेनिज्म के कोई फॉसिल मिलते हैं और उससे हमको उस सैंपल में अगर हम कार्बन डेटिंग करके पता लगाएं कि उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो कितना है, तो उससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना परसेंट कार्बन 14 जो है वो कार्बन 12 में कन्वर्ट हुआ। और हमको ये तो पता है, ये तो पता ही है कि एक कार्बन 14 को कार्बन 12 में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है। उससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले मरा होगा या रहा होगा अर्थ पे। तो इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, है ना, इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से कार्बन डेटिंग मेथड से भी हम फॉसिल्स की एज पता लगाते हैं और हमको पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले था। और उससे हम लोग इवोल्यूशन की स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आज से 1 लाख साल पहले थे, 2 लाख साल पहले थे, 5 लाख साल पहले थे, है ना। फिर हम उसको कनेक्ट करके ये बता सकते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे ये ऑर्गेनिज्म था, फिर ये इवॉल्व होकर ये बना, फिर इससे इवॉल्व होकर ये बना। तो इस तरीके से इवोल्यूशन को हम ट्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैलिएंटोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज है, फिगर 1.8 देखो यहाँ पे आ गई। उसमें आपको देखो अलग अलग लेवल्स दी गई है। ये जमीन के नीचे लेवल्स हैं जो फॉसिल्स मिलते हैं इस तरीके से। तो सबसे नीचे वाले लेयर में आपको जो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं वो देखो किस तरह के हैं, स्नेल है, स्टारफिश है। उसके बाद कुछ फिशेस मिल रहे हैं। उसके बाद की लेयर में जो फॉसिल्स है वो रेप्टाइल्स वगैरह मिल रहे हैं, एम्फीबियंस मिल रहे हैं, है ना। उसको इस पूरे पार्ट को, जो नीचे की 3 लेयर है, इसको क्या कहा गया है, पैलियोजोइक ईरा। मतलब अर्थ पे एक पर्टिकुलर टाइम था। अच्छा, अभी क्या चीज है, ये कैसे है, समझो इसको। देखो
अगर हम किसी जगह को कहीं पे, जब अगर हम लोग क्लीनिंग ना करें, साफ सफाई ना करें, तो वहां पे मिट्टी जमती जाती है, धूल मिट्टी होती रहती है, इधर उधर हो जाके एक जगह पे जमती जाती है, तो एक लेयर बनती जाती है। लेयर पे अगर हम लोग उसको साफ ना करें तो वो लेयर और मोटी 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 होती जाएंगी, है ना। तो ऐसा ही सॉइल का भी है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में सॉइल की जो है लेयर की डिपोजिटिंग होती रहती है। तो मान लो कि ऑर्गेनिज्म मर गया, वो सॉइल में चला गया, वो डिपोजिट होती रही एक लेयर आ गई, फिर ऑर्गेनिज्म मरा, फिर उसकी एक दूसरी लेयर में वो ऑर्गेनिज्म आ गया। ऐसे लेयर्स बनती जाती है। और वो एक लेयर को बनने के लिए कितना समय लगता है, एक पर्टिकुलर मान लो 1 सेंटीमीटर की लेयर को बनने के लिए कितना समय लगता है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। और जब हम फॉसिल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जमीन में से जब निकाला जाता है, तो अपन डेप्थ निकाल सकते हैं कि कितना डेप्थ में वो ऑर्गेनिज्म की फॉसिल मिली है, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने साल पहले था। हमको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर की लेयर जमने के लिए कितना समय लगता है, डेप्थ पता है, उससे कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने साल पहले जमीन में दफन हो गया होगा या बरी हो गया होगा। तो एक तो ये तरीका है। तो जो सबसे नीचे ऑर्गेनिज्म होंगे सॉइल के, जो फॉसिल सबसे नीचे मिलेंगे, वो सबसे पहले रहे होंगे अर्थ पर। फिर उसके ऊपर की लेयर में जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो उसके बाद रहे होंगे या फिर बाद में आए होंगे। क्योंकि सबसे नीचे वाली लेयर में, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे सबसे नीचे वाली लेयर में जो है, वहां पे ऊपर वाली लेयर के ऑर्गेनिज्म नहीं दिख रहे हैं, है ना। मतलब जो ऊपर वाली लेयर के ऑर्गेनिज्म है वो उस समय पर नहीं थे फर्स्ट लेयर के टाइम पे। तो इस तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि जो सेकेंड लेयर के ऑर्गेनिजम्स है नीचे से, वो फर्स्ट लेयर के ऑर्गेनिज्म में से इवॉल्व होकर बने होंगे। थर्ड लेयर के वाले जो सेकंड से बने होंगे, फोर्थ वाले थर्ड से बने होंगे। इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा। तो एक तरीके से हम लोग इवोल्यूशन को प्रूव कर सकते हैं थ्रू पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है, ये टॉपिक कनेक्ट हुआ है। इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आया वैसे, लेकिन देखो ये जो टॉपिक है ना, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है। इसमें से जरूर क्वेश्चन आता ही है। तो अपन 6 के 6 एविडेंसेस को अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई भी पूछो अपने को आना ही चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, प्रिपेयर कर लो। चलो नेक्स्ट चलते, कितने हो गए, 1 2 3 4, पांचवा एविडेंस क्या है, कनेक्टिंग लिंक्स। क्या है ये कनेक्टिंग लिंक्स, क्या होता है इसमें? अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। चलो यहाँ पे अब मान लो एक ऑर्गेनिज्म है ए, उसके कुछ तो भी पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है सी, उसके भी पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहाँ खास बात यह है कि ए एंड बी आर टोटली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उसमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। ये अलग स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है, ये अलग स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है। अब मान लो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है बी इनके बीच में। अब ये बी की खास बात ये है कि ये कुछ कुछ कैरेक्टर ए के शो करता है और कुछ कुछ कैरेक्टर बी के शो करता है। मींस इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसको बोलते हैं कनेक्ट लिंक। ठीक है, जैसे मान लो कोई चेन बना रहे हैं, तो ये चेन कड़ियों को जोड़ते जाते हैं ना अपन, उसको कनेक्ट करते जाते हैं। तो वैसे ही दो ऑर्गेनिजम्स को कनेक्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। मतलब ये कुछ कुछ कैरेक्टर ए के जैसे शो कर रहा है, कुछ कुछ कैरेक्टर सी के जैसे शो कर रहा है। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि जो बी है वो ए से इवॉल्व होके बना है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है ए के जैसे, कुछ कैरेक्टर शो कर रहा है। तो बी जो है वो ए से इवॉल्व होके बना, और जो सी है वो बी से इवॉल्व होके बना, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ही कनेक्टिंग लिंक नाम का इवोल्यूशन का एक क्या हो गया, एविडेंस हो गया कि भाई ऑर्गेनिजम्स जो है इस तरीके से इवॉल्व होते हैं। अब इसके 3 एग्जांपल्स आपके बुक में दिए गए हैं, पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। डगबाइल प्लेटिपस, लंगफिश एंड पेरिपेटस। अब ये डगबाइल प्लेटिपस जो है इसमें क्या सिमिलरिटीज है, तो डगबाइल प्लेटिपस सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, पेरिपेटस का एग्जांपल दिया हुआ है। तो पेरिपेटस जो है इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एंगिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एंगिलिडा और आर्थ्रोपोडा दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस। तो इसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, देखो भाई इसमें क्या बोल रहा है, सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ये एंगिलिडा के हो गए। सिमिलरली शोइंग टकियर रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। तो कुछ कैरेक्टर्स
एनिलिडा के हैं कुछ कैरेक्टर्स, आर्थ्रोपॉड्स के हैं पेरिपेटस के, इसलिए इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। देन डकबाइल प्लेटिपस ये हो गया। उसके बाद कौन सा है, हाँ डकबाइल प्लेटिपस है, और इसमें देखो ये रेप्टाइल्स और मैमल्स दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ना डकबाइल प्लेटिपस जो है वो अंडे भी देता है जो कि रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, और उसके बाद ममरी प्लांट्स भी है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि मैमल्स का कैरेक्टर है, रेप्टाइल्स में नहीं होता है। तो दोनों का कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डकबाइल प्लेटिपस, इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। देन एक और एग्जांपल दिया गया है, लंग फिश जो है वो रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स का यूज करता है, बीइंग अ फिश। नॉर्मली फिशेस जो होते हैं वो गिल स्लिट्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं पानी में, और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जमीन पर रहने वाले वो लंग्स के थ्रू करते हैं। तो लंग फिश जो है वो लंग्स का यूज कर रहा है रेस्पिरेशन करने के लिए, हालांकि वो फिश है। तो मतलब कुछ कैरेक्टर्स फिशेस के शो कर रहा है, कुछ कैरेक्टर्स एम्फीबियंस के शो कर रहा है, तो इस वजह से वो कनेक्टिंग लिंक हो जाता है फिशेस और एम्फीबियंस के बीच में, या फिर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बीच में। रेप्टाइल्स नहीं बोलेंगे। तो ये ओवरऑल लंग फिश कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल कंक्लूजन बताया गया है कि मैमल्स जो है कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स से इवॉल्व होके बने हैं, और रेप्टाइल्स जो है वो एम्फीबियंस से इवॉल्व होके बने हैं, और एम्फीबियंस जो है वो कहीं ना कहीं फिशेस से इवॉल्व होके बने हैं। तो इस तरीके से कनेक्टिंग लिंक्स के थ्रू भी हम इवोल्यूशन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर प्रूव कर सकते हैं। चलो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है लास्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है पहले तो ये समझो। जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो स्पर्म और ओवम जो है, मेल और फीमेल गमीट जो फर्टिलाइज होता है, उससे एक सेल बनता है जाइगोट, ठीक है। और फिर वो जाइगोट मल्टीप्लाई होके एम्ब्रियो बनता है, और फिर वो एम्ब्रियो डेवलप होता है, और उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होता है। तो उनकी स्टेजेस होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के 3 स्टेजेस बताई गई है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ऐसे 3 स्टेजेस बताई गई है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, फिश से लेके तो मैन तक। तो इनकी जो फर्स्ट वाली स्टेज है वो लगभग सेम दिख रही है। ऑर्गेनिज्म जब अपने मदर के यूटेरस में या फिर अंडे में डेवलप हो रहा होता है, तो उसके अलग अलग स्टेजेस है, ठीक है। उनको एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस कहा जाता है। तो इनकी जो फर्स्ट वाली स्टेज है आप देख सकते हो यहाँ पे, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं क्या कि इनका जो एंसेस्टर होगा, जो पूर्वज होगा, वो कॉमन होगा, बिकॉज दे आर शोइंग सम सिमिलरिटीज इन द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके थ्रू भी ये बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन प्रोसेस हो रही है, और दिस इज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये 6 एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक में से अच्छे से ये टॉपिक पूरा रीड करना और इसको समझ के जाना, और इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करो। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से कई सारी थ्योरीज प्रेजेंट करने की कोशिश की, जिसके थ्रू उन्होंने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो उसमें से ये फेमस स्टोरी है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन कौन है भैया? चार्ल्स डार्विन, है ना, हमारे दाढ़ी वाले बाबा इनको हम लोग बोलते हैं। इनका फोटो देखो यहाँ आ जाएगा। चेहरे के एक्सप्रेशन से काफी खड़ूस लगते हैं, लेकिन इन्होंने एक थ्योरी दिया है काफी इंटरेस्टिंग। इन्होंने अपनी जो थ्योरी है, ये बुक थी, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करके। उस बुक में उन्होंने ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू। बड़ी मोटी बुक है ये, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया है। अब इसमें कुछ बातें जो है वो घुमा फिरा के बोली गई है। ये टॉपिक अगर आएगा तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो बहुत सालों से इसमें से क्वेश्चन आया नहीं है, डार्विन्स थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है पिछले 5 सालों में। लेकिन जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो उस समय पर जब पहली बार साइंस 1 साइंस 2 2 अलग अलग पेपर होने स्टार्ट हुए थे,
2012 के टाइम पे। तो उस टाइम पे पहली बार उस स्टार्टिंग के सालों में बोर्ड में इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता था डार्विन्स थ्योरी के ऊपर, ठीक है। लेकिन पिछले 5 सालों से इसमें कोई क्वेश्चन आया नहीं है, अगर आएगा तो 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इस थ्योरी में, नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर विल सिलेक्ट विच ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव एंड विच ऑर्गेनिज्म विल डाई। मतलब नेचर जो है हमारे सामने कई तरह के चैलेंजेस क्या करेगा, पेश करेगा, पोज करेगा, और उन चैलेंजेस के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस लाएगा, एडाप्टेशंस करेगा, वही सर्वाइव करेगा, है ना। अब इसमें एक और वर्ड कहा जाता है इस थ्योरी के अंदर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। इसके हाईलाइट पॉइंट्स समझ लीजिए क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे फिट होगा फिजिकली, मेंटली, जो सबसे फिट होगा वही ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सर्वाइव करेगा, वीकर ऑर्गेनिजम्स विल डाई। बस सिंपल ये बात बोली गई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और क्या बोलता है इस थ्योरी में, कहा गया है कॉम्पीट, ऑर्गेनिजम्स कॉम्पीट प्रोलिफिकली, मतलब सर्वाइवल के लिए, फूड के लिए, पार्टनर के लिए ऑर्गेनिजम्स आपस में फाइट करेंगे, और उस फाइट में जो जीतेगा, कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में जो जीतेगा वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, वही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, और वही उसकी आगे की जनरेशन प्रोड्यूस करके आगे बढ़ेगा और इवॉल्व होगा, ठीक है। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, कंपटीशन वाली बात है, कंपीट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन की बात है, नेचर विल सिलेक्ट, और एक क्या बात बोली गई है, नेचर विल सिलेक्ट which organism will survive and which organism will die। अब नेचर कैसे सिलेक्ट करेगा, इसके थ्रू इसको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की जाती है इस किताब में। बोलते हैं कि मान लो कि अर्थ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और कुछ काउज है, गाय है जो अर्थ पे है, और बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, लगातार हफ्तों महीनों तक बारिश हो रही है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और सपोज कोई ऑर्गेनिज्म इस कंडीशन में कैसे सरवाइव करेगा, तो जो ऑर्गेनिज्म अपना ब्रेन यूज करेगा, शेल्टर डेवलप कर लेगा, है ना, कुछ ऐसे तरीके कुछ एडाप्टेशंस करेगा प्रॉपर ना ब्रेन यूज करके, वही सरवाइव करेगा, फिर वो वही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, और जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो वो इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फिका-फिकी वाली बातें हैं इसके अंदर थ्योरी में, इसका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन क्योंकि बड़े साइंटिस्ट थे उस जमाने के, और शुरू में पहली थ्योरी इन्होंने दी थी, तो बड़ा माना जाता है इनको, ठीक है। बाकी इसमें कोई खास उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है, या फिर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट, बहुत ऐसा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। फिर भी इनकी जो थ्योरी है बहुत लंबे समय तक लोगों ने मानी, क्योंकि अच्छी खासी किताब लिख दी, उसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, और लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गए कहीं ना कहीं कि यही ऐसा हुआ होगा, है ना। बाकी उसका लॉजिक कोई सर पर थ्योरी में था नहीं। अब इसको रिजेक्ट किया गया, इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए गए, ठीक है। क्या ऑब्जेक्शंस इसमें उठाए गए हैं, पहली बात तो मुझे इसमें कोई लॉजिक लगता नहीं है थ्योरी के अंदर, इसलिए एग्जाम में बोर्ड वाले क्वेश्चन देते नहीं अभी आजकल। तो 3 ऑब्जेक्शंस आए हैं यहाँ पे। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर विल सिलेक्ट, सिर्फ यही फैक्टर नहीं होता है, नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एनवायरमेंट में चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में चेंजेस लाता है और उससे इवोल्यूशन होता है। लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं है ना भैया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके बारे में तो बताओ। तो वो सब नहीं बताए हैं, एक ही पॉइंट को गोल गोल घुमा के बता दिए। तो इस तरह का ऑब्जेक्शन आया था कि भाई नेचुरल सिलेक्शन ही नहीं होता है, और भी बहुत सारी बातें होती है। देन डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में किस तरह के मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे मान लो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जो फंक्शनल थे वो डिसफंक्शनल हो गए, है ना, मतलब वो ऑर्गन्स ने अपना जो फंक्शन है वो खो दिया, या कुछ ऐसे फंक्शंस डेवलप हो गए जो पहले नहीं थे, है ना, तो मॉडिफिकेशंस हुए ऑर्गन्स के अंदर। तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया थ्योरी में, यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में, या कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है कुछ काम का कुछ नहीं काम का, तो वो सब कुछ नहीं बताया इसके अंदर। इस तरह से ऑब्जेक्शन आया था इसके ऊपर, थ्योरी के ऊपर। Now there is no explanation about the slow changes and abrupt changes, मतलब
ये जो चेंज आ रहा है इवोल्यूशन प्रोसेस में, ये स्लो है कि फास्ट है, किस तरीके से ग्रेजुअल है, क्या है, ऐसा कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इसमें कुछ खास बातें हैं कि क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी एक बार टेक्स्ट बुक में से रीड कर लेना, इतना तुमको समझ में आया लिख के आ जाना, फेंका देखी करना इसके अंदर चल जाएगा। ये जो 3 मैंने पॉइंट बताए थे आपको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन और कंपटीशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो जीतेगा वही सरवाइव करेगा, यही पॉइंट के ऊपर घुमा घुमा के फेंक देना आंसर। ठीक है, निकल जाएंगे मार्क्स, 3 मार्क्स। नेक्स्ट थ्योरी आती है लामार्किज्म। लामार्किज्म ये जो थ्योरी है किसने दी थी? तो साइंटिस्ट का नाम है जीन बैप्टिस्ट लामार्क। ठीक है, तो जो डार्विन्स थ्योरी में जो ड्रॉबैक्स थे, जो ऑब्जेक्शंस थे, कहीं ना कहीं इस थ्योरी ने उसको ओवरकम करने की कोशिश की है, और इनके भी कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो लॉजिकल है, कुछ इलॉजिकल है, कुछ फनी है। ठीक है, वो भी हम समझेंगे। तो किसने दी थी ये थ्योरी? जीन बैप्टिस्ट लामार्क। इनका फोटो यहाँ पे आएगा, ठीक है, देख लो कैसे इनके चेहरा है, कैसे इनके सुंदर सुंदर बाल है। ठीक है, जो भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए साइंटिस्ट का। अब ये क्या कहते हैं इस थ्योरी में? इनकी जो थ्योरी है इट इज बेस्ड ऑन द यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। किस पे बेस्ड है ये? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो ये क्या बोल रहा है इस थ्योरी में? क्या बोल रहा है भैया ये इस थ्योरी में? लामार्क भैया क्या बोल रहे हैं अपने को? ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली यूज करेगा, उन ऑर्गन्स में वो डेवलपमेंट होगा, मॉडिफिकेशन होगा, है ना, और वो ऑर्गन्स उस ऑर्गेनिज्म में रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे। और जिन ऑर्गन्स को वो यूज नहीं करेगा, वो ऑर्गन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की तरफ भी आ रहा है, जो कि सही है। ठीक है, बहुत सारी बातें इसमें सही है। अब इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन स्मिथ है, लोहार जो होता है वो लोहे का काम करता है, तो हथौड़े से लोहे को बहुत मजबूत पीटता है बार बार, तो उसका जो शोल्डर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो उसके जो शोल्डर्स के मसल्स हैं उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, उस मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो भारी चीजों को उठाने के लिए उसके लिए बहुत आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन। ठीक है, तो उसमें वो डेवलपमेंट हो गया, एक तरीके से वेरिएशन हो गया, जिससे इवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो विंग्स है, अब यहाँ पे तो ये यूजफुलनेस हो गया। अब डिसयूज का एग्जांपल जैसे दिया गया है कि कुछ ऐसे बर्ड्स है, ईमू, ऑस्ट्रिच, है ना, वो जो बर्ड्स है तो बर्ड्स लेकिन उड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने जो ये है विंग्स है उनको यूज करना बंद कर दिया इस समय पे। मतलब उड़ने की जगह वो जमीन पे ही ज्यादा चलने लगे, उड़ना कम कर दिया उन्होंने। तो उनके भगवान ने क्या बोला कि भैया तो उड़ नहीं रहे हो क्या, ठीक है, तुम्हारे जो विंग्स है वो काम के नहीं रहेंगे। तो ऐसा इनकी थ्योरी का मानना है कि उनके विंग किसी काम के नहीं रहे, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो गए। या फिर कुछ बर्ड्स है जैसे कि डक है, स्वान है, तो उनके जो पैर है वो स्विमिंग के लिए अडॉप्ट हो गए। मतलब वो जो बर्ड्स है वो पानी में स्विम करना स्टार्ट कर दिए, तो उनके जो पैर है वो इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो गया है उनके अंदर कि वो स्विमिंग के लिए अडॉप्ट हो गए हैं। या फिर एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे पिक्चर दी गई है जिराफ की, तो बोल रहा है कि जो जिराफ है उसकी जो गर्दन है वो इतनी लंबी नहीं थी पहले जितनी आज है। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई जिराफ जो है वो लंबे लंबे पेड़ों के ऊपर जो पत्ते हैं वो खाने के लिए अपने गर्दन को ऐसा एक्सटेंड करता था। पैर तो दोनों नीचे है उसके, तो ऐसा हाथ से तो तोड़ेगा नहीं ना वो, तो ऐसा पैर पे खड़े रह के गर्दन को स्ट्रेच करके ऊपर ऊपर के जो पत्ते हैं वो खाने की कोशिश करता था, जिससे गर्दन के मसल्स पे क्या आया, एक तरीके से स्ट्रेस आया, और उस स्ट्रेस की वजह से गर्दन जो है वो लंबी होती गई। अब इस बात को मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता क्या है, बट बताया है भाई इन्होंने ऐसा। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म जो है मॉडिफाई करते गए, और वो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, इनको बोलेंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, है ना। तो भाई जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर होते हैं। इनका कहना है कि मान लो जो एक जनरेशन है गर्दन मान लो 1 मिलीमीटर बड़ी हो गई, तो आने वाली जो जनरेशन होगी उस जिराफ की वो भी 1 मिलीमीटर बड़ी गर्दन के साथ ही पैदा होगा। मतलब जो कैरेक्टर उसने अक्वायर किए, जो डेवलपमेंट एडाप्टेशन उसके अंदर हुए, वो उसके बच्चों के भी ट्रांसफर होंगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स।
या हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, ट्रांसफर नहीं बोल रहा, क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसकी इन्होंने बात की है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इसमें लैमार्किज्म में। और ये जो चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में, है ना, कि वो उसका जो ऑर्गन्स है वो किस तरीके से मॉडिफाई होते हैं या डिजेनरेट हो जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू यूज और डिसयूज, इस फिनोमेना को कहा गया है लैमार्किज्म। ठीक है, वो लैमार्क के नाम से दिया गया है। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक है। अब इसमें जो ऑब्जेक्शन आया, ड्रॉबैक आया, वो एक ही आया कि भाई जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो हमेशा नहीं होता। ठीक है, मतलब सारे के सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स ही जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं, सारे के सारे नहीं होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। बाद में इसको क्या कहा गया, एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड, एंसेस्ट्री मतलब पूर्वजों से मिली हुई विरासत, है ना, जो उनमें कुछ कैरेक्टर्स एक्वायर हुए। अब जैसे मान लो डॉक्टर का बेटा है, इंजीनियर का बेटा है, आईआईटीएन के जो बच्चे होंगे, तो क्योंकि उनका आईक्यू आईआईटीएन्स का बहुत हाई है, तो हो सकता है कि उनके बच्चों का भी आईक्यू उतना हाई होगा। या फिर सिंधी मारवाड़ी लोगों के बच्चे जो थे बिजनेस में बहुत होशियार रहते, क्योंकि सिंधी मारवाड़ी लोग ऑलरेडी बिजनेस में होशियार है, तो सेम उनका इनहेरिटेंस होता है ना। तो ये सब बातें हैं एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेकिन सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अब इमेजिन करो अगर ऐसा होता कि जो पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, सपोज मैं डॉक्टर हूँ, मैंने पढ़ाई करी, मैंने डॉक्टर की सब नॉलेज गेन करी, और ये जो नॉलेज है वो मेरे बच्चों में डायरेक्ट आ जाए, बाय बर्थ मेरा बच्चा डॉक्टर, उसको नॉलेज, मतलब वो नॉलेज जो है, वो जो मैंने गेन किया है थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने जो एक्वायर किया है नॉलेज, वो डायरेक्ट मेरे नेक्स्ट जनरेशन को इनहेरिट हो जाए, तो कितना खतरनाक हो जाएगा ये, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ही कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आया लैमार्किज्म, बस यही सब बातें हैं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। बढ़िया, चलो एक छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। लैमार्किज्म पे क्वेश्चन एक बार आया है, प्रीवियस 5 इयर्स में एक बार आया है। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ज्यादातर आता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्पीशिएशन। अच्छे से लिखो रे भैया, स्पीशिएशन। स्पीशिएशन मतलब क्या होता है, देयर इज नथिंग बट इवोल्यूशन। स्पीशिएशन इज एन इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, ऐसा बोल सकते हो, है ना। मतलब एक स्पीशीज है ऑर्गेनिज्म की, वो चेंज होते गया इवॉल्व होके नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो गया। सो दिस कन्वर्जन ऑफ वन स्पीशीज इनटू अनदर ड्यू टू इवोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज स्पीशिएशन। ठीक है, अब स्पीशिएशन को एक्सप्लेन कैसे किया गया है, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है, आता तो नहीं है, आया तो नहीं है आज तक कभी 5 सालों में, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, आ सकता। ठीक है, तो जब कोई ऑर्गेनिजम्स का ज्योग्राफिकल या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किया जाता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जिस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, है ना। या फिर जैसे मान लो कि जैसे एग्जांपल दूं मैं तुमको, गोट, बकरी के दो, एक ही वैरायटी, एक तरह की बकरी है सपोज अपने एरिया में, ठीक है, एक तरह की ब्लैक कलर की बकरियां हैं, ठीक है, गोट्स है। तो इन बकरियों को इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग अभी उनको रखे हुए हैं, जिस तरह से भी है, उसमें वो अडॉप्टेड है ना। लेकिन अगर हम उन बकरियों में से कुछ बकरियों को माउंटेन्स में छोड़ दें और कुछ बकरियों को डेजर्ट रीजन में छोड़ दें, तो आने वाले 100-200 सालों में, 1000 सालों में उनके अंदर कुछ बदलाव दिखेंगे, है ना, क्योंकि वहां का एनवायरमेंटल कंडीशन, ज्योग्राफिकली दोनों अलग अलग तरह की कंडीशंस है। तो हो सकता है कि जो माउंटेन्स में रहने वाली बकरियां हैं उनके शरीर में बहुत सारे बाल आ जाए या फिर बुल आ जाए, है ना, जैसे शीप्स में होता है बुल, तो वहां उनके अंदर वो एडाप्टेशन आएंगे, जिससे कि वो एक तरीके से वो दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, वन ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स इनटू अनदर, दिस इज स्पीशिएशन।
दूसरा होता है इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब एक तरफ मान लो दो तरह की बकरियां है, एक व्हाइट बकरियां है और एक ब्लैक बकरियां है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक मान लो नदी है, मान लो एक समुद्र नदी है और नदी के इस साइड में दो प्रकार की बकरियां है, ठीक है, ब्लैक वाली बकरियां भी है और व्हाइट वाली बकरियां भी है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस कर सकती, एक ही तरह की स्पीशीज है तो रिप्रोड्यूस कर सकती। तो हो सकता है कि इस जगह पे जहां पे व्हाइट और ब्लैक दोनों हैं, वहां पे जो एक स्पीशीज ऐसी भी आ सकती है ग्रे कलर की, पॉसिबल है। के अंदर आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इनके बीच में जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, हो सकता है कि इनकी रिप्रोडक्शन से ग्रे कलर की बकरी जो है आए, देयर इज अ रीजन पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबिलिटी जो जनरल एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इनको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, एक तरफ ब्लैक वाली बकरियों को डाल दिया और एक तरफ व्हाइट वाली बकरियों को डाल दिया, तो ये ब्लैक वाली से सिर्फ ब्लैक वाली की बकरियां आएंगी, है ना, और व्हाइट वाली से सिर्फ व्हाइट वाली ही आएंगी। तो इससे जो ग्रे वाला चांस है वो खत्म हो जाता है, तो स्पीशिएशन जो है वहां पे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, है ना, उससे स्पीशिएशन जो है वही वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पीशिएशन। आई होप आपको समझ में आया है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक, चलिए जल्दी जल्दी, बहुत देर हो गई है। जो लोग यहाँ तक आए हैं वीडियो में उनके पेशेंस को हम लोग सलाम करते हैं, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे बड़बड़ी और लेक्चरर टाइप इंसान को, बोरिंग इंसान को झेलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो हेड्स ऑफ टू यू, आप यहाँ तक आए हो, ठीक है। मेरे को वो ऐसा नहीं पसंद है कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे जोक क्रैक करूँ या फिर फालतू की मस्ती करूँ वीडियो में। अब वन शॉट वीडियो है, इसमें अगर मैं फालतू की बातें करूंगा पढ़ाई छोड़ के तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कौन देखेगा वीडियो, है ना, टाइम पास अलग होता है उसके अंदर। मैंने देखे बहुत सारे वन शॉट वीडियो फालतू की बकवास करते रहते हैं लोग उसके अंदर, है ना, वो चीज अपने को पसंद नहीं है। अपने को सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, है ना, फालतू की चीजें बात करके कोई टाइम पास वाली बात हो जाती है। चलो नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, किस तरीके से डायनासोर्स का एंड हुआ, इसको मैं शॉर्ट में समराइज करके फटाक से समझा देता हूं। इस पे से क्वेश्चन आया नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं 1 मार्क के, ठीक है। तो उसको रीड कर लेना पूरा पैराग्राफ कि भाई कौन से ईयर में कौन सा टाइप का ऑर्गेनिज्म आया, है ना। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, थोड़ी फनी सी पिक्चर है, इस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, बंदर से इंसान बनने की प्रोसेस, और फिर इंसान से टेक्नोलॉजी का गुलाम बनने की प्रोसेस आपको दिखाई गई है ना। थोड़ा सा फनी है, एक्चुअल जो आपकी बुक में इमेज है वो बंदर से इंसान बनने की है, लेकिन इंटरनेट पर ये जो वायरल पिक्चर है उसमें दिखा रहा है कि मोबाइल की वजह से हम किस तरीके से वापस बंदर बनने की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो खैर जो सपाट, तो इस पहले किस तरीके से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, बंदरों में से इंसान कैसे बने, वही सब कहानी यहाँ पर दी गई है। तो 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स जो है वो खत्म हो गए अर्थ से, और फिर शुरुआत हुई हमारे इवोल्यूशन की। तो उस समय पर एक बंदर हुआ करते थे, एक तरह की वैरायटी ऑफ बंदर, लेमुर्स, ठीक है। आपको पिक्चर दिया गया है, ठीक है, जो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो जो लेमुर्स है वो 7 करोड़ साल पहले अर्थ पे हुआ करते थे, जिस समय पे डायनासोर्स खत्म हुए। फिर उसके बाद ये जो लेमुर है ये पेड़ों पे रहते थे, जंगलों में रहते थे और पेड़ पे झूलते रहते थे, तो उसकी पूंछ हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे करके ये पेड़ों से नीचे आने लगे और कई तरह के अलग अलग एक्टिविटीज वो लोग करने लगे, है ना। तो उसमें कुछ तरह से चेंजेस आए। फिर उसके बाद 4 करोड़ साल पहले इजिप्टोपिथेकस दिखाया गया है। तो 7 करोड़ साल पहले वाला और 4 करोड़ साल पहले वाले में देखो किस तरीके से चेंज आ गया है। फिर वो धीरे धीरे करके जमीन पे खड़े, पहले 4 पैरों पे चलता था, फिर धीरे धीरे करके अपने हाथों को वो ऑर्गेनिज्म यूज करने लगा चीजों को तोड़ने के लिए, है ना, फिर खाने के लिए या खेलने के लिए। तो इस तरीके से वो जो हाथ है उसके एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मॉडिफाई होने लग गए,
है ना, उसमें एडाप्टेशंस आने लग गए, तो वो एक इरेक्ट पोस्चर में भी आने लग गया, वो खड़े होने लगा, उसकी जो रीढ़ की हड्डी जो पहले ऐसे झुकी हुई थी वो सीधे होने लग गई। ठीक है, तो धीरे धीरे करके करोड़ों सालों के प्रोसेस के थ्रू आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ह्यूमंस डेवलप होते गए और इवॉल्व होते गए। फिर 4 करोड़ साल पहले इजिप्टोपिथेकस, उसके बाद ट्रायोपिथेकस के, हमको ये सब चीजें तो ये जो हम लोग कैसे बता पा रहे हैं 4 करोड़ साल पहले इस तरह के हम लोग हुआ करते थे, 2.5 करोड़ साल पहले इस तरह के हुआ करते थे, तो ये सब हम लोगों को फॉसिल्स की स्टडी करके पता चला है, कार्बन डेटिंग मेथड की स्टडी करके पता चला है कि हमारे जो फॉसिल्स मिले थे कुछ अफ्रीका में, कुछ एशिया में, है ना, कुछ इंडियन पेनिनसुला में, तो वो सारे फॉसिल्स से हम लोगों ने स्टडी करके ये सब नॉलेज गेन किया है। ठीक है, देन रामापिथेकस कब आया था? 1 करोड़ साल पहले। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस 40 लाख साल पहले, 40 लाख की ना, हाँ। देन स्किल्ड ह्यूमन, मतलब वहां पे देखो हथियार वगैरह बनाने लग गया था, स्किल्स डेवलप कर ली थी 2 लाख साल पहले, नहीं 20 लाख साल पहले। फिर उसके बाद इरेक्ट पोस्चर कब आ गया? 15 लाख साल पहले, परफेक्टली वो इरेक्ट पोस्चर में खड़े होने लगा था। देन निएंडरथल मैन जो है वो 1.5 लाख साल पहले आया था, तो उसमें देखो किस तरह के डेवलपमेंट्स हो गए। देन फाइनली क्रो-मैग्नॉन दिख रहा है 50,000 साल पहले। तो ये पूरा आपको पूरी हिस्ट्री दी गई है, हाउ द ह्यूमंस डेवलप और किस तरीके से चेंजेस होते गए बॉडी के अंदर, और फिर बाद में एग्रीकल्चर हमने कब स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम लिखना कब स्टार्ट किया, तो ये सब चीजें आपको दी गई है, ईयर वगैरह या फिर साल दिए हुए, इतने साल पहले ये हुआ, इतने साल पहले ये हुआ, तो ये सब बातें हैं। ठीक है, ये सब एक बार रीड कर लेना, मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे वन शॉट वीडियो में, जस्ट जनरल नॉलेज है, आप पढ़ लीजिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो बस ये सब कहानी है इवोल्यूशन चैप्टर की, हेरिडिटी चैप्टर की, हेरिडिटी इन इवोल्यूशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट इट। एंड कमेंट करो कि आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, क्या आपने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं वन शॉट सीरीज़ की वो मिलती रहें और आपकी पढ़ाई चलती रहे।